Today we will discuss about renewable energy sources. ये चैप्टर नंबर 4 एफएससी पार्ट 1 में है। चैप्टर का नेम है वर्क एंड एनर्जी। उसका ये टॉपिक आज हमने इसमें पहले आपको पता हो कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ। अब इसमें कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है? द सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग and can be stored are known as conventional energy source। मतलब ये ऐसे एनर्जी सोर्सेज होते हैं जिनको हम बहुत टाइम से क्या कर रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं और इनको हम स्टोर भी कर सकते हैं। इस तरह के एनर्जी सोर्सेज को हम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। जबकि साइड पे आप देखें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं द सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड ओनली रिसेंटली। तो जिनको हम कुछ अर्से यूज़ करना स्टार्ट किया है उसको हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर नोन एज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है दीज आर नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स। जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज होते हैं वो नॉन रीन्यूएबल है, मतलब जिनको हम एक दफ़ा यूज़ कर लें अब उसको दोबारा से हम रिसाइकल नहीं कर सकते। मतलब एक दफ़ा आपने उसको यूज़ कर लिया तो उसको आप दोबारा से री अगेन यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट मैंने कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में लिखा है दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर इन लिमिटेड अमाउंट। ये लिमिटेड अमाउंट में होता है, मतलब इनकी अमाउंट है वो एक लिमिटेड है। नेक्स्ट इज और जिस स्पीड से हम इनको यूज़ कर रहे हैं उस रेट से ये प्रोड्यूस नहीं हो रहे, क्योंकि जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है इनको मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं बनने में, लेकिन जिस स्पीड से हम इनको यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी रेट ऑफ देयर प्रोडक्शन। नेक्स्ट दीज आर एक्सपेंसिव होते हैं मीन ऑफ एनर्जी, मतलब इनसे एनर्जी लेना हमें एक्सपेंसिव पड़ता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर कोल, ऑयल, गैस एंड न्यूक्लियर पावर। ये जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं या न्यूक्लियर पावर है दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। और कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का दूसरा नाम क्या है? नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। के पॉइंट्स को हम दोबारा देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये ऐसे एनर्जी सोर्सेज होते हैं जिनको हम बहुत टाइम से क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं और इनको आप स्टोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमने कन्वेंशनल में लिखा है दीज आर नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब ये एक दफ़ा यूज़ हो जाए दोबारा से आप इसको रिसाइकल नहीं कर सकते। नेक्स्ट दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर इन लिमिटेड अमाउंट, कि ये एक लिमिटेड अमाउंट में है, मतलब जिस स्पीड से हम इसको यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी रेट ऑफ देयर प्रोडक्शन। दीज आर एक्सपेंसिव मीन ऑफ एनर्जी, मतलब कि ये आपको इनको यूज़ करना एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर कोल, ऑयल, गैस एंड एयर पावर। मतलब ये सारे देखें कोल को या गैस को एक दफ़ा आप यूज़ कर लें फिर ये दोबारा से रिसाइकल नहीं होते। नेक्स्ट आ जाएं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जीज आर दैट कैन बी यूज्ड ओनली रिसेंटली, मतलब ये कुछ अरसे से 10-15 साल से इनको हमने यूज़ करना स्टार्ट किया। दीज आर रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब ये कॉन्टीन्यूसली रीन्यू होते जा रहे हैं। दे आर कॉन्टीन्यूसली रिन्यू बाय नेचर, इसको जो नेचर है वो खुद ही क्या कर देती, रिन्यू कर देती। सोर्सेज ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर अबंडेंट, अमाउंट है लार्ज अमाउंट में ये। दीज आर चीपर, मतलब इनसे एनर्जी लेना को थोड़ा सस्ता कॉस्टली नहीं पड़ता, बट देयर एनर्जी कॉस्ट इनिशियल कॉस्ट आर वेरी हैवी। ये शुरू में इंस्टॉल करना कॉस्टली पड़ता है, लेकिन जब एक दफ़ा आप उसको लगा लें बाद में ये आपको ऑलमोस्ट एक फ्री एनर्जी ही दे। जैसे सोलर पैनल्स हैं उनको एक दफ़ा आपको इंस्टॉल करने में पैसे लगेंगे, लेकिन जब आप एक दफ़ा उसको इंस्टॉल कर लें
फिर उसके बाद आपको ये बहुत ही सस्ती इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। लास्ट पॉइंट है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स आर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस एंड टाइडल पावर। और इन्हीं सोर्सेज ऑफ एनर्जी को अब हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। तो दो तरह के एनर्जी सोर्सेज होते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको हम एक दफ़ा यूज़ कर लें, दोबारा उनको यूज़ नहीं कर सकते। और जो नॉन कन्वेंशनल हैं वो एक दफ़ा यूज़ होने के बाद दोबारा से कॉन्टीन्यूसली क्या हो रहे हैं, रिन्यू हो जाते हैं। और कन्वेंशनल को आप नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, जबकि नॉन कन्वेंशनल को आप रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी कहते हैं। तो ये तो इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। नेक्स्ट, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में जो फर्स्ट है वो है एनर्जी फ्रॉम वेव्स। हम वेव्स ओशंस में बन रही सरफेस पे, उससे हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं, उनकी एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है फर्स्ट पॉइंट, एनर्जी फ्रॉम वेव्स। एनर्जी फ्रॉम वेव्स में पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट इज द टाइड्स एंड विंड्स फ्लो ऑन द सरफेस ऑफ ओशन। जो ओशन समंदर हैं उनकी सरफेस पे बहुत तेज़ हवा चल रही है और टाइड्स उनकी सरफेस पे लहरें बन रही होती है। तो दीज वेव प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग वाटर वेव। तो ये जो विंड बहुत तेज़ी से सरफेस पे, पानी की सरफेस पे ब्लो कर रही है और जो लहरें टाइड्स बन रही हैं, तो वो क्या करती हैं, दीज वेव प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग वाटर वेव, जिसकी वजह से जो समंदर है उसकी सरफेस पे स्ट्रॉन्ग वाटर वेव्स बनती हैं। तो मतलब है जो पानी की सरफेस पे वेव मूव कर रही होती, वाटर वेव्स मूव कर रही होती हैं, उनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड होती है। दीज वेव कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और उन पानी में जो वेव्स बन रही हैं उनसे भी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर। तो एनर्जी फ्रॉम वेव्स का मतलब ये जो समंदर पे जो ओशन की सरफेस है उस पे विंड हो गया और टाइड्स जो बन रही हैं हवा की वजह से, या जो पानी के अंदर टाइड्स बनती हैं उनकी वजह से वहाँ पे आपके पास लार्ज अमाउंट की वाटर वेव्स। और जो वाटर होता है वो उसमें जब वेव्स बन रही होती हैं, उन वाटर वेव्स के अंदर एनर्जी होती है, अपने साथ एनर्जी को कैरी करके लेके जा रही है। और उन वेव से, दीज वेव कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और उन वेव से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है, द टाइड्स एंड विंड्स फ्लो ऑन द सरफेस ऑफ ओशन। ओशन की विंड हवा चल रही होती है, लहरें बन रही होती हैं, ठीक है। दीज वेव प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग वाटर वेव। उन वेव्स की वजह से पानी की जो सरफेस है उस पर स्ट्रॉन्ग वाटर वेव्स बन रही हैं, एनर्जी होती है। और उस एनर्जी को यूज़ करके हम वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब पहली जो डिवाइस है वो हमारे पास जो हमारे में है वो है सॉल्टर। अब जो सॉल्टर डक है, ये डिवाइस किसने इन्वेंट की थी, प्रोफेसर सॉल्टर। उसी के नाम पे इसको का नाम भी हम कहते हैं सॉल्टर्स डक। अब पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, दिस डिवाइस इज इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर सॉल्टर। सेकेंड इज इट हैज़ टू पार्ट्स। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डक्ट फ्लोट, मतलब जो मूवेबल होता है, और एक होता है बैलेंस फ्लोट। ठीक है। अब अगर हम इस पिक्चर में आ जाएं तो देखें, ये यहाँ से एरो हमने शो किया हुआ, ये डायरेक्शन ऑफ वेव है, मतलब पानी इधर से मूव करते हैं, वाटर वेव्स बनती है, तो अपने साथ एनर्जी को कैरी करके, ये आपने याद रखना है कि पानी यहाँ से स्ट्रांगली हाई स्पीड से मूव करके आ रहा है, मतलब इनमें लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब इसके आगे ये जो ग्रे कलर की डिवाइस लगी, इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्टर्स डक कहते हैं। अब इसके दो पार्ट हैं, एक देखें, एक तो फुल डार्क है और एक लाइट ग्रे कलर का। ये जो लाइट ग्रे कलर का है इसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटिंग डक। ठीक है,
या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं डक फ्लोट। इसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, डक फ्लोट भी कहते हैं। मतलब ये मूवेबल होता है। जबकि बैलेंसिंग प्लेटफॉर्म, इसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस फ्लोट कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है, बैलेंस फ्लोट। अब जो डक फ्लोट है, जैसे ही पानी उस पर आके हिट करेगा ना, तो ये डक फ्लोट मूव करने लग जाए, ठीक है। जिसकी वजह से, इनकी मूवमेंट की वजह से, जो आपने के साथ समझ लें टरबाइन लगाया होगा, उसको शाफ्ट लगाई होगी, वो शाफ्ट उसकी वजह से क्या कि रोटेट करने लग जाए। जैसे आप समझ लें कि ये पानी आके जैसे ही डक फ्लोट पे हिट करेगा, डक फ्लोट अप एंड डाउन हाई स्पीड से मूव करने लग जाए। और उनकी मूवमेंट से, इसके साथ ही आप समझ लें आपने शाफ्ट लगाई हो, मेटल रॉड लगाया हो, तो जैसे ही ये डक फ्लोट मूव करेगी, तो वो जो शाफ्ट है वो रोटेट करने लग जाएगी। जिसके साथ आप आगे टरबाइन लगा दें, जनरेटर लगा दें, तो जनरेटर भी क्या करने लगेगा, उसकी कॉइल रोटेट करने लग जाएगी, एंड दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो सिंपल है, इसमें बैलेंस फ्लोट फिक्स पार्ट होता है, जो डक्ट फ्लोट है वो मूवेबल पार्ट है। ये जो आपको लाइट ग्रे कलर का है, ये है डक्ट फ्लोट। डार्क ग्रे कलर की है, वो है बैलेंस फ्लोट। डक्ट फ्लोट जो है वो मूवेबल होती है, जैसे ही पानी आके उस पर हिट करेगा, दे स्टार्ट मूव अप एंड डाउन। और इनकी मूवमेंट से, जो आपने शाफ्ट इसके साथ लगाई हो, वो रोटेट करने लग जाएगी। और उसके साथ आप जनरेटर को अटैच कर दें, जनरेटर की कॉइल जब रोटेट करेगी, दैट क्रिएट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो थर्ड पॉइंट अगर आप देखें, तो ये इसकी वर्किंग है। द वेव एनर्जी प्रोड्यूसेस मूवमेंट इन द डक्ट फ्लो। जो पानी मूव करके आ रहा है ना हाई स्पीड से, वो पानी जब जैसे ही डक्ट फ्लोट को हिट करेगा, अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देगा, डक्ट फ्लोट को। तो डक्ट फ्लोट जो है वो रिलेटिव मूव करने लग जाएंगे अप एंड डाउन, रिलेटिव टू द बैलेंस फ्लोट। बैलेंस फ्लोट एज सच एक फिक्स पार्ट होता है। अब क्या होगा, द रिलेटिव मोशन ऑफ डक्ट फ्लोट, जैसे ही डक्ट फ्लोट मूव करने लग गया, इज यूज टू जनरेट इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिक जनरेटर को हम इसकी मदद से रोटेट करवा सकते। तो सिंपल है कि आपने पानी आके हाई स्पीड से जब डक्ट फ्लोट को हिट करेगा, तो वो अप एंड डाउन मूव करने लग जाएंगे, ऑसिलेट करने लग जाएंगे। और उनकी मूवमेंट से आप इसके साथ ना शाफ्ट को अटैच कर, मतलब मेटल रॉड लगा, तो वो रोटेट करने लग जाएगा। और उसकी रोटेशन से जो जनरेटर की कॉइल है, हम उसको रोटेट करवाएंगे, और दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिक। इस तरह हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली होता है एनर्जी फ्रॉम, का मतलब है जो समंदर है उसकी सरफेस पे जो वेव्स बन रही होती हैं, वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उसकी काइनेटिक एनर्जी को यूज करके वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये तो बेसिकली है एनर्जी फ्रॉम वेव्स। नेक्स्ट इज सेकंड एग्जाम टाइप ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इज टाइडल एनर्जी। अब पानी में जो वेव्स बनती हैं, टाइड्स बनती हैं, वो कैसे बनती है? जैसे देखें, हमारी अर्थ चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो हम ग्रेविटी कहते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये मून है, और ये आपके पास सी है, ओशन है। तो मून भी हमारी जो अर्थ है या पानी है उसको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से पानी जो है वो सर्टन हाइट पे चला जाता है। लेकिन अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो फिर दोबारा ये फॉल करता है। की वजह से पानी में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, टाइड्स कहते हैं। तो मून और सन हमारी अर्थ की सरफेस पे जो पानी है उसको अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो पानी है वो समुद्रों में सर्टन हाइट पे जाएगा, लेकिन ग्रेविटी की वजह से दोबारा फॉल कर जाएगा, जिसकी वजह से दे प्रोड्यूस डिस्टर्बेंस इन दी वाटर विच आर कॉल्ड टाइड्स। अब फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है कि द टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ ओशन, की सरफेस पे जो टाइड्स बनती हैं, आर प्रोड्यूस इन वाटर ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल बाय मून एंड सन। हमारे सन और मून की जो ग्रेविटी है वो पानी को अपनी तरफ क्या करती हैं,
अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से पानी में ये टाइड्स बनती हैं, हाई टाइड्स। सेकंड पॉइंट इज विच पुल्स दीज टाइड्स पुल्स द वाटर अपवर्ड, जैसे पानी जो है वो अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट करती हैं, वाइल ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स वाटर डाउन, लेकिन जो हमारी अर्थ की ग्रेविटी है पानी को दोबारा अपनी तरफ क्या कर लेती है, रिटर्न कर लेती है। दैट क्रिएट्स हाई एंड लो टाइड्स इन, जिसकी वजह से ओशंस में हाई एंड लो टाइड्स बनती हैं। तो इसको हम दोबारा करते हैं। मून और सन की ग्रेविटेशनल पुल होता है, उसकी वजह से जो ओशंस की में जो पानी है वो सर्टन हाइट पे चला जाता है, ड्यू टू द अट्रैक्शन और ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून की वजह से ओशंस की जो सरफेस पे वाटर होता है वो सर्टन हाइट पे चला जाता है, लेकिन फिर हमारी अर्थ उसको पानी को अपनी तरफ क्या कर लेती है, पैक करके वापस नीचे ले आती है। इसकी वजह से पानी की सरफेस पे क्या बनती है, टाइड्स बनना शुरू हो जाती है, वेव्स बनना शुरू। अब ये जो हाई टाइड्स बनती हैं दे हैव अ पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट इज द हाई टाइड्स रेजेस वाटर रफली ट्वाइस अ डे। इस तरह में जो आपके पास एक दिन में इस तरह की हाई टाइड्स कितनी दफ़ा बनती हैं, 2 दफ़ा बनती। नेक्स्ट, द वाटर एट हाई टाइड कैन बी ट्रैप्ड इन अ बेसन बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम। मतलब देखें, अगर आप इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पे हमने किस्म का बेसन बनाया, उसके अंदर अब हम क्या करेंगे, इसके आगे इस तरह एक डैम बनाते हैं, ठीक है? ये जो बेसिक ये हमारे पास है, एक डैम आ जाता है और इसके इन बिटवीन एक हमने रिवर्सिबल टरबाइन लगाया और रिवर्सिबल टरबाइन एक साइड पे हमने क्या बना दिया, इस तरह का ना एक बेसन सा बना दिया। हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। उस बेसन के आगे हमने एक टरबाइन बना ली, ठीक है, सॉरी टरबाइन डैम बना लिया और उस डैम के इन बिटवीन आपने एक टरबाइन रिवर्सिबल टरबाइन लगाना। अच्छा, अब जैसे ही हाई टाइड्स बनेगी ना समंदर में, सी में, जैसे ही हाई टाइड्स बनेगी पानी की जो हाइट है वो मैक्सिमम हो जाएगी, हाइट बिकम मैक्सिमम। अब हमने इस हाई टाइड को इधर से मूव करवाना है इसकी तरफ, बेसन। ये एरो ज़रा देखें, हाई टाइड्स बनी जिसकी वजह से पानी की जो हाइट है वो ज़्यादा हो गई है एक। अब हमने इसको एक कंट्रोल मैनर से डैम के थ्रू दूसरी साइड पे बेसन की तरफ मूव करवाना है। तो यहाँ पे हमने लिखना है ड्यूरिंग हाई टाइड्स वाटर फ्लो फ्रॉम सी टू बेसन। यहाँ पे हाई टाइड में पानी सी से कहाँ पे जा रहा है, बेसन की। और किसके थ्रू होके जाएगा, टरबाइन के थ्रू। तो जैसे ही पानी आके हिट करेगा, कि हाई टाइड्स हैं दे हैव पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम रिलीज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। और जैसे ही वो टरबाइन पे आके हिट करेंगी, टरबाइन के ब्लेड्स क्या करने लगे, रोटेट करने लगे। और इन्हीं टरबाइंस को आगे हमने किसके साथ अटैच किया हुआ है, जनरेटर के साथ। जब टरबाइन रोटेट करेगा तो जनरेटर की कॉइल भी रोटेट करेगी एंड दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो अब देखें, हाई टाइड के वक्त समंदर वाली साइड पे पानी की हाइट ज़्यादा हो जाती है, तो वाटर फ्लो करेगा फ्रॉम सी टू बेसन। अब नेक्स्ट आ जाए, जिसकी वजह से जो आपने बेसन यहाँ पे बनाया हुआ है उसमें पानी का लेवल क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। और लो टाइड के वक्त सी में जो हाइट है वो क्या होगी, पानी की कम होगी। नाउ हाइट डिफरेंस है, अब हमने पानी को मूव करवाना है बेसन टूवर्ड्स सी। का मतलब है ड्यूरिंग लो टाइड वाटर फ्लो फ्रॉम बेसन टू सी, के लो टाइड के वक्त पानी जो हमने बेसन में स्टोर किया हुआ है अब उसको हम सी की तरफ मूव, मतलब दूसरे एंड पे मूव करवाएंगे। अब भी उसने कहाँ से गुजर के जाना है, टरबाइन से गुजर के जाना है। और ये टरबाइन किस तरह का हमने लेना है, रिवर्सिबल टरबाइन, मतलब वो दोनों केस में वो रोटेट कर सके। जब पानी सी से बेसन की तरफ जा रहा है तब भी ये रोटेट कर सकता है और रोटेट करेगा, और जब बेसन से सी की तरफ पानी को मूव करवाएंगे तब भी ये रोटेट करेगा। और इसकी रोटेशन की वजह से साथ हमने इसके जनरेटर लगा देना है, दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिक।
नेक्स्ट पॉइंट ज़रा चेक करें। वाटर एट हाई टाइड कैन बी ट्रैप्ड इन बेसन। आपने जो पानी है उसको बेसन क्या कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डैम। डैम इज फिल्ड एट हाई टाइड। जैसी हाई टाइड होगी एक साइड पे पानी का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, दूसरी साइड पे पानी का लेवल कम होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर इज रिलीज्ड इन कंट्रोल्ड वे। पानी को आपने कंट्रोल वे से करना है। कहाँ से? एट लो टाइड। हाई टाइड से हमने कहाँ पे हमेशा लेके जाना है? लो टाइड की तरफ। टू ड्राइव टरबाइन, ताकि वो टरबाइन को क्या कर सकें, रोटेट कर सकें। नेक्स्ट, ड्यूरिंग लो टाइड वाटर फ्लो फ्रॉम बेसन टू सी। और लो टाइड के वक्त पानी जो है वो बेसन से, जैसे सेकंड केस है में, बेसन से पानी कहाँ पे जा रहा है? लो टाइड में। दिस प्रोसेस इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तरह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें एमसीक्यूज आता है कि जो टाइड्स हैं वो किसकी वजह से बनती हैं? उसकी मेन कॉज मून है। मेन कॉज है वो मून होती है। ये मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से पानी में टाइड्स बन रही होती, वेव्स बन रही। अब उनको हम डैम बना के क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं हाई टाइड को। फिर उसको एक कंट्रोल मैनर से हाई टाइड से लो टाइड की तरफ आपने हमेशा मूव करवाना है। उसकी मूवमेंट से, क्योंकि अब ये कहाँ से गुजर के जाएगा पानी? टू टरबाइन। टरबाइन रोटेट करेंगे, ये जो ब्लेड्स हैं के साथ हमने जनरेटर को अटैच कर देते हैं, दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो ये है एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। दिस इज ऑल्सो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज द एनर्जी फ्रॉम सन। अब सन से हमें दो तरह की एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। सन इज द मेन सोर्स ऑफ। सन से हमें हीट एनर्जी भी मिलती है, प्लस हमें लाइट एनर्जी भी मिलती है। अब हम इसकी हीट एनर्जी को भी यूज़ करेंगे और लाइट एनर्जी को भी यूज़ करेंगे, से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर। अब फर्स्ट पॉइंट जो है ये एमसीक्यू से रिलेटेड है। द सोलर एनर्जी आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर इज 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। मतलब जो इंटेंसिटी है हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर वो कितनी होती है? 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी ऑफ सोलर एनर्जी आप कह सकते हैं, लेकिन आउटसाइड द एटमॉस्फेयर। लेकिन जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में एंटर होके हमारी अर्थ तक आती है तो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। सेकेंड पॉइंट बी का एमसीक्यू से रिलेटेड है। द सोलर एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज कम होके 1.1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये दो एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं। फर्स्ट इज जो इंटेंसिटी है सोलर एनर्जी की आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर वो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। और जैसे ही वो हमारी अर्थ की सरफेस तक पहुंचती है तो इंटेंसिटी थोड़ी कम होके 1 किलोवाट पर मीटर। अब सन से हमें दो तरह की एनर्जी मिल रही है, हीट एंड लाइट। तो पहले हम हीट एनर्जी को डिफरेंट पर्पजेज भी बना सकते हैं, पानी को भी हम बॉयल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द सोलर एनर्जी आर यूज टू हीट वाटर। इस सोलर एनर्जी से हम पानी को हीट कर सकते हैं बाय सोलर रिफ्लेक्टर एंड थर्मल एब्जॉर्बर की मदद। जैसे आपने सोलर गीज़र लगाना है, सोलर गीज़र जो होते हैं वो जो सन से हीट एनर्जी आ रही है उसको यूज़ करके पानी को गर्म करते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, द सरफेस ऑफ कलेक्टर इज ब्लैक टू एब्जॉर्ब हीट। ये देखें इस पिक्चर में, ये सोलर कलेक्टर ऊपर लगा हुआ है, ये नॉर्मली ब्लैक कलर का हो ताकि ये मैक्सिमम हीट एनर्जी जो सन से आ रही है ना वो एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो सोलर कलेक्टर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ए बिकम हाई। नेक्स्ट, द surface of collector is blackened to absorb the heat energy. It can heat up the water up to 70 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें देखें, यहाँ से अगर आप पिक्चर को देखें
कि एनिमेशन को कि एक साइड से आपने कोल्ड वाटर को एंटर करवाना है। कोल्ड वाटर यहाँ से एंटर होगा, उसको हमने पंप के थ्रू कहाँ पे मूव करवा देना है, ऊपर की तरफ। पंप होती है ना, पानी वाली मोटर है, पंप लगा के पानी को हमने ऊपर की तरफ क्या करना है, सेंड करना है। तो पानी जैसे ही यहाँ से गुजर के आगे की तरफ जाएगा, तो देखें यहाँ पे तो सोलर कलेक्टर्स हैं जिनका टेम्परेचर क्या है, बहुत ही ज़्यादा हुआ हुआ है हीट की वजह। तो जो वाटर है ना, वो उसकी हीट एनर्जी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब दी हीट एनर्जी ऑफ दी सोलर कलेक्टर, जिसकी वजह से वाटर जो है वो डप हो जाएगा। अब वो शुरू में ब्लू कलर में शो किया, इसका मतलब है यहाँ पे पानी का टेम्परेचर कम है, लेकिन आफ्टर पासिंग थ्रू द सोलर कलेक्टर दे एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी फ्रॉम द कलेक्टर, देयर टेम्परेचर बिकम हाई। जो हीटेड वाटर है वो अब नीचे की तरफ हम उसको मूव कर फॉल करवाएंगे, और आगे आप समझ, टैंक में आपने स्टोर कर लिया, फिर आप आगे उसको वॉशिंग के पर्पज आप यूज़ कर सकते। नेक्स्ट, टू हाई टू गेट हाई टेम्परेचर वी यूज़ रिफ्लेक्टर एंड लेंस। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, इस कलेक्टर के आगे आप क्या कर सकते हैं, लेंस लगा सकते हैं। तो लेंस क्या करेगा, इंटेंसिटी ज़्यादा कर देगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सिंपल है, सोलर कलेक्टर होते हैं दैट एब्जॉर्ब्स द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन। पे हम पानी करवाएंगे, पानी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ही पानी हीट को एब्जॉर्ब करेगा, पानी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसको हम किसी स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लेते हैं। फिर बाद में हम उसको घर में वॉशिंग के लिए या कुछ के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज सोलर एनर्जी में अभी हमने सिर्फ हीट एनर्जी को यूज़ किया है, सन से जो हीट आ रही है हमने सिर्फ उसको यूज़ किया। नेक्स्ट है फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल भी इसे कह सकते हैं, या आप सिंपल वर्डिंग में सोलर सेल भी कह सकते हैं। सोलर सेल, अब इसमें क्या है, जो सन से लाइट एनर्जी आ रही है, अब हमने उसको यूज़ करना है और उससे इलेक्ट्रिसिटी भी हम प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इन फोटोवोल्टिक सेल और सोलर सेल इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट, दे आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन। दूसरे भी सेमीकंडक्टर्स हैं, लेकिन नॉर्मली आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो सिलिकॉन। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट इसकी वर्किंग है, व्हेन सोलर पैनल एक्सपोज टू सनलाइट, जब सोलर पैनल्स पे लाइट आके हिट करती है, द एनर्जीज आर एब्जॉर्ब, जो लाइट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब बाय सेमीकंडक्टर मटेरियल। जो मटेरियल है ना, जैसे सिलिकॉन है, वो लाइट एनर्जी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जैसे ही वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर प्रोड्यूस्ड। ये आप आगे पढ़ेंगे होल्स क्या होते हैं सेकंड ईयर में। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल आर कॉल्ड। जैसे ही पहले लाइट आपने सोलर पैनल पे हिट करवानी है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे और होल्स जनरेट होंगे, और जब वो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स मूव करते हैं, उनकी मूवमेंट से क्या प्रोड्यूस होगा, द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर प्रोड्यूस दैट जनरेट्स एक्सटर्नल डीसी करंट। ये कौन सा करंट जनरेट करते हैं, डायरेक्ट करंट। डीसी करंट कैन बी कन्वर्टेड बाय एसी, और फिर हम उसको डीसी करंट को, डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इन्वर्टर्स। इन्वर्टर्स मिलते हैं जो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर फिगर देखें, तो यहाँ से सन से लाइट आके कहाँ पे हिट कर रही है, सोलर पैनल की सरफेस। अब जैसे ही सोलर पैनल की सरफेस पे हिट करेगी, ये देखें पॉजिटिव और नेगेटिव आपको मूव होते हुए नजर, ठीक है। इसमें जो पॉजिटिव हैं ये हैं होल्स, और जो नेगेटिव वाले हैं ये हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे, और उनकी मूवमेंट से ही चार्ज मूव करता है, दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो भी आपने बल्ब को ऑन है, ये करंट किसकी वजह से होता है, फ्लो ऑफ द चार्जेस। तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जनरेट होते हैं,
लाइट की हिट करने की वजह से, और these electron and holes move towards their electrodes that generates electricity. So this is solar cell. Solar cell is a device that converts solar energy or light energy into electrical energy. इसमें नॉर्मली जो सोलर पैनल्स हैं वो सिलिकॉन के हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं। सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, और जैसी लाइट हिट करती है इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जनरेट होते हैं, दे मूव टुवर्ड्स दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी इज एनर्जी फ्रॉम बायोमास। एनर्जी फ्रॉम बायोमास। The two common methods of conversion of biomass into fuels are, एक मेथड होता है डायरेक्ट कंबस्शन और फर्मेंटेशन। अब इसमें बायोमास में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है? सबसे पहले वुड आ गया, क्रॉप एंड एग्रीकल्चर रेजिड्यू बच जाते, उनको भी हम बायोमास में, वेजिटेबल ऑयल्स एंड एनिमल फैट्स बायोमास में आते, गार्बेज, वेज, एनिमल डंक, सारे आपके पास बायोमास में आते हैं। अब द टू कॉमन मेथड्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ बायोमास इनटू फ्यूल्स आर, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट कंबस्शन, सेकंड वन इज फर्मेंटेशन। तो बायोमास में आपने ये नेम्स याद रखने हैं कि बायोमास में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। वुड, क्रॉप रेजिड्यू, एनिमल फैट्स, एनिमल वेस्ट, गार्बेज, सीवेज। नेक्स्ट इज, अब हमने डायरेक्ट कंबस्शन। डायरेक्ट कंबस्शन का मतलब, आपने देखें, पहले पिक्चर को देख लेते, इसमें फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? वुड चिप। मतलब जैसे कोई भी उनकी जो वुड चिप्स हैं, कवर समझ, उसको अब हमने सबसे पहले क्या किया? पुट किया, और वो कहाँ पे जा रही है? फर्नेस में। फर्नेस में सिंपल आपने इसको क्या कर देना है? बर्न कर देना है। उसके जैसे ही आप बर्न करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी? हीट। अब उसकी जहाँ से हमने एयर कूल कंडेंसर है, समझ लें ये आपके पास कूल्ड एयर है, ठीक है ना। एयर मॉलिक्यूल जैसे ही यहाँ से पास होंगे, और ये प्रेशराइज्ड होती है, मतलब वेरी लो टेम्परेचर पे एयर हमने ली, जैसे ही आप इसको हीट मिलेगी ना, तो ये जो एयर है या इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स, वो हाई टेम्परेचर की वजह से स्टीम में, और स्टीम जो है वो वेपोरेट होके कहाँ पे चली जाएगी? अब इस स्टीम को हमने इस टरबाइन पे क्या करवाना है? कॉल करवाना। इस टरबाइन का वो क्या कहते हैं? स्टीम टरबाइन। ठीक है, स्टीम बनाई हमने, स्टीम को हमने कॉल करवाना है स्टीम टरबाइन पे। तो टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं रोटेट करेंगे, उसको हमने किसके साथ अटैच कर दिया? जनरेटर के साथ। जनरेटर की कॉइल भी रोटेट करेगी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द टरबाइन दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, जिस हम ग्रिड को ट्रांसफर कर देंगे, ये घरों तक भी आ सकते। तो इसमें हमने क्या किया? फर्स्ट पॉइंट ज़रा देखें, इट इज़ अप्लाइड टू गेट एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट। सिंपल, आपने जो वेस्ट प्रोडक्ट है उससे आप इलेक्ट्रिक, एंड दीज वेस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड सॉलिड वेस्ट, लाइक क्रॉप रेजिड्यू, गंदू वगैरह काटते हैं तो उसमें बच जाती है। नेचुरल वेजिटेशन, वुड चिप्स, मतलब जितनी भी गल सड़ चीज़ें बच जाती हैं, या गार्बेज है, उसको आपने सिंपली इसमें टैंक में पुट करना है, बर्न कर देना, देना है, तो हीट प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये जितना भी आपके पास सॉलिड वेस्ट है, गार्बेज है, वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट, इसमें इसमें आप क्रॉप रेजिड्यू, वुड चिप्स। नेक्स्ट, इट इज कन्फाइंड इनटू अ चैम्बर एंड ignited. हीट प्रोड्यूस आर कन्वर्टेड द वाटर इनटू स्टीम, और इसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे आप पानी को, या जो कूल्ड एयर है उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? स्टीम में। तो यहाँ पे आप वाटर भी ले सकते हैं, या एयर कूल्ड कंडेंसर से ना आप एयर को बहुत ही ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब आप समझ लें वाटर ही है। हीट प्रोड्यूस्ड, जो इससे हीट प्रोड्यूस होती है ना वेस्ट प्रोडक्ट को जलाने से, उससे हमने वाटर को क्या करना है? कन्वर्ट करना है इनटू स्टीम।
नाउ दिस steam that runs the turbines generator, फिर हमने उस steam को टरबाइन पे फॉल करवाते हैं, टरबाइन से सिंपली जनरेटर को ट्रांसफर होती है एनर्जी और जनरेटर जनरेट्स। तो डायरेक्ट कंबस्शन वेरी सिंपल, आपने जितना भी सॉलिड वेस्ट चैम्बर में यूज किया, बर्न किया, वो वाटर को ट्रांसफ़र किया, वाटर जो है वो उसको स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टीम को आपने टरबाइन पे फॉल करवाना है, टरबाइन जनरेटर को एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी, दैट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट इज फर्मेंटेशन मेथड। फर्मेंटेशन मेथड में ये इंपॉर्टेंट कि इसमें आपने देखें यहाँ पे एक आपको समझ लें टैंक सा नज़र आ रहा है, ये बायोलॉजिक फर्मेंटेशन टैंक लिखा, इसको आप डाइजेस्टर भी कहते हैं। अब इस टैंक में आपने जैसे एनिमल वेस्ट, सीवेज है, गार्बेज है, टैंक में क्या है इनक्लोज कर दे। पहला पॉइंट क्या है, इन दिस मेथड, फर्स्ट पॉइंट इज इन दिस मेथड द बायोमास सच एज एनिमल डंक, सीवेज आर इनक्लोज्ड इन अ टैंक कॉल्ड डाइजेस्टर। फर्मेंटेशन टैंक भी कहते हैं या इसको डाइजेस्टर भी। जितना भी एनिमल वेस्ट है, सीवेज है, उन्हें डाइजेस्टर में इनक्लोज, कुछ टाइम के लिए उसको आपने बंद रहने देना। नाउ आफ्टर फ्यू डेज अंडर द बैक्टीरियल एक्शन, उसमें ना जो एनिमल वेस्ट वगैरह है उसमें बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरियाज क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। तो अंडर बैक्टीरियल एक्शन इन द एब्सेंस ऑफ एयर द बायोमास डिकम्पोज, जो बैक्टीरियाज हैं वो जितना भी बायोमास है मतलब एनिमल वेस्ट है, सीवेज है, उसको डिकम्पोज करना शुरू कर दे। और ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन the rotting of biomass means during the decomposition of biomass produces biogas, उसमें से बायोगैस क्या होगी, रिलीज होगी, which can be piped out। और बायोगैस नॉर्मली आप मीथेन गैस है, which can be piped out to use for cooking and heating। तो यहाँ पे अगर आप पिक्चर में देखें एनिमल वेस्ट वगैरह लेना है इस ठीक है, और उसको आपने कुछ दिनों के लिए बंद रहने देना। अब इस पिक्चर में देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इन दी फर्मेंटेशन टैंक मीथेन बैक्टीरियम ईट्स न्यूट्रिशन इन वेस्ट एंड जनरेट बायोलॉजिकल गैस। ये जो बैक्टीरियाज है ना, जैसे ये समझ लें मीथेन बैक्टीरियम है, ठीक है, ये उन सॉलिड जो आपके पास स्लरी है, एनिमल डंक है, सीवेज है, उसमें से न्यूट्रिशन जो है उनको खा लेगा और बायोलॉजिकल गैस, बायोलॉजिकल गैस मीथेन गैस होती है, जिसको फिर आप पाइप के थ्रू बाहर ले आते हैं एंड कुकिंग के लिए और हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो सिंपल फर्मेंटेशन में क्या किया हमने, जितना भी एनिमल वेस्ट है, सीवेज है, उसको आपने डाइजेस्ट कर दिया, कुछ दिनों के बाद उसमें एक्टिव होते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, वो बायोमास को डिकम्पोज करते हैं। ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इज मीथेन गैस हम पाइप्ड आउट। नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी। जियो मीन अर्थ, अर्थ की हीट एनर्जी को है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है, द हॉट इग्निशियस रॉक विद इन 10 किलोमीटर ऑफ अर्थ आर प्रेजेंट। अगर आप अर्थ की सरफेस से 10 किलोमीटर नीचे चले जाएं तो जो आपको रॉक्स मिलेंगे वो किस फॉर्म में होंगे, मोल्टन फॉर्म में होंगे, जैसे उस तरह की आपको फॉर्म में रॉक्स मिलेंगे। दे कंडक्ट हीट फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और ये रॉक्स इस तरह क्यों कन्वर्ट हुए हैं, क्योंकि ना उसको अर्थ के जो इंटीरियर है, कोर है, उससे ये हीट क्या करते हैं, रॉक्स एब्जॉर्ब करते हैं और हीट मिलने की वजह से ये रॉक्स मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैग्मा फॉर्म में। नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ दीज रॉक्स इज मोर देन 200 डिग्री। और इन रॉक्स का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस या से ज़्यादा होता है। अच्छा, इसका मतलब है
अगर आप 10 किलोमीटर इनसाइड द अर्थ चले तो आपको जो रॉक्स मिलेंगे वो मोल्टन फॉर्म में होंगे। और वो क्यों मोल्टन फॉर्म में है? क्योंकि जो हमारी अर्थ की कोर है उससे उनको हीट फ्री होती है, जिसको मोल्टन फॉर्म में। ऑल्सो उनको दूसरी तरफ हीट कहाँ से मिल रही होती है? ऑल्सो ड्यू टू डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। हमारी अर्थ में ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, जब वो डिके होते हैं उनसे भी हीट रिलीज होती है। वो हीट ये रॉक्स क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब। का मतलब है बिलो द 10 किलोमीटर जो रॉक्स हैं उनको हीट मिल रही होती है। दो जगह से हीट मिलती है, एक तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो हमारी अर्थ के अंदर है, और दूसरी अर्थ के कोर से। उन दोनों हीट्स की वजह से ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हीट की वजह से और अर्थ की कोर की हीट की वजह से, जो रॉक्स हैं वो मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट? द हॉट वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड एंड टर्न इनटू स्टीम। ये जैसे ये हॉट वाटर है ना, आप ये इस पिक्चर को ज़रा देखें। यहाँ पे ये समझ लें कि ये रॉक्स हैं। अब इसके ऊपर जो पानी होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा? ही हाई होगा। तो उनको हीट एनर्जी कहाँ से मिल रही है? इन रॉक्स। ठीक है। आपने क्या करना है कि यहाँ से हॉट वाटर को ऊपर की तरफ पंप करना है। यहाँ पे हमने पॉइंट क्या लिखा है? द हॉट वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड एंड टर्न इनटू स्टीम। देखें, यहाँ से आपने हॉट वाटर को पंप किया, ये समझ पंप लगाया, उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? स्टीम में। और उस स्टीम को आपने किस पे फॉल करवाना है? टरबाइन पे। टरबाइन रोटेट करेंगे एंड जनरेटर के आगे आपने जनरेटर लगा देना है। जनरेटर जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, तो आपने ग्रिड को ट्रांसफर कर। नेक्स्ट, यहाँ से जो वाटर वापस आता है, ठीक है, स्टीम है, उसको अगेन आपने कंडेंस करके रिटर्न कर दें। तो ये साइकिल क्या रहेगा? कंटिन्यू। हॉट वाटर को ऊपर की तरफ पंप किया, टरबाइन और जनरेटर टरबाइन पे फॉल करवाया। फॉल करवाने के बाद उसको आप कूलिंग टावर में लेके गए, जो उसको क्या कर देगा? कूल डाउन करके दोबारा रिटर्न कर देगा। तो ये साइकिल कंटिन्यू। नेक्स्ट, द स्टीम टर्न्स द टरबाइन। स्टीम को आप टरबाइन पे फॉल करवाएंगे, दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिक। द टरबाइन टर्न्स द जनरेटर। जाहिर बात है, टरबाइन को आपने जनरेटर के साथ लगाया हुआ है, विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक। द इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सपोर्टेड टू द ग्रिड। फिर आप उसको स्टेशन में सेंड कर देते। तो सिंपल इसमें हमने क्या किया है, जो अर्थ की सरफेस में इनसाइड द अर्थ बिलो 10 किलोमीटर जो रॉक्स हैं वो हॉट फॉर्म में होते हैं, मोल्टन फॉर्म में होते हैं, क्योंकि उनको कोर से हीट, और वो हीट की वजह से ना, जो उसकी सरफेस उसके ऊपर पानी होता है वो, अब उस हॉट वाटर को हमने पंप करना है। पंप करके ऊपर लेके आएंगे अर्थ की सरफेस पे, तो हम स्टीम में कन्वर्ट करेंगे कंप्रेसर लगा। तो स्टीम जो है वो उसको टरबाइन पे फॉल करवाएंगे। टरबाइन जो होता है वो जनरेटर के साथ कनेक्ट होगा। जनरेटर जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह जस्ट हम अर्थ की जो हीट एनर्जी है, इनसाइड द अर्थ जो हीट एनर्जी है, उससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, तो ये आपके पास रीन्यूएबल एनर्जी। रीन्यूएबल इसे क्यों कहते हैं? कि जो पानी हम अर्थ की सरफेस पे लाए हैं ना, उसी को दोबारा हम इस कूलिंग टावर से करके दोबारा रिटर्न कर देते हैं। तो ये साइकिल कंटिन्यू रहता है और हमें लगातार एनर्जी मिलती रहती है। नेक्स्ट इज एमसीक्यूज, जो इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यूज इज न्यूक्लियर पावर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, फर्स्ट एमसीक्यूज इज पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं प्रोड्यूसेस 5.5% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसमें 5.5% इलेक्ट्रिसिटी हम कहाँ से जनरेट करते हैं? न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर प्लांट। नेक्स्ट, सेकेंड एमसीक्यूज इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ टाइड्स इज मून। पानी की सरफेस पे, ओशंस पे जो टाइड्स बनती हैं उनका मेन कॉज सोर्स क्या है? मून है। मून हमारी जो ओशंस पे पानी है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन फिर अर्थ की ग्रेविटी
टर्न करती है, इसकी वजह से। थर्ड एमसीक्यूज इज द पुल ऑफ मून डज नॉट ओनली पुल द सी अप एंड डाउन। हमें पता है कि मून है को अप एंड डाउन अपनी तरफ मूव करवाता है, बल्कि बट ऑल्सो पुल्स द लैंड अबाउट, और जो हमारी अर्थ है उसको भी 0.25 मीटर अपनी तरफ है पुल करता है, अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट, द फूड वी ईट इन वन डे, एक दिन में जितना हम खाना खाते हैं, हैज़ अबाउट सेम एनर्जी एज 0.33 लीटर ऑफ, जितना 1/3 लीटर पेट्रोल में जितनी एनर्जी होती है ना, 0.33 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1/3 लीटर पेट्रोल में जितनी एनर्जी है, उतनी एनर्जी का हम एक खाना खाते हैं। दिस इज अबाउट रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज।